हेलो बच्चों, मैं हिमांशु सरस्वत स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल केमिस्ट्री क्रैकर्स में। और जैसा कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक हमारी कोई वीडियो नहीं देखी होगी, तो अभी तक जो हमने वीडियोस दी हैं वो क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए साइंस में फिजिक्स की वीडियोस दी हैं। लेकिन हमारे पास लगातार बच्चों के कॉल्स आ रहे थे कि सर आप ज़रा केमिस्ट्री की वीडियोस भी दीजिए 10th में और 12th की केमिस्ट्री की वीडियो भी दीजिए। तो आज हम क्लास 12th यूपी बोर्ड केमिस्ट्री की पहली वीडियो या पहला चैप्टर की वीडियो लेके आए हैं। तो बिना हम अपने टाइम को बिगाड़ते हुए या वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ। ठीक है बेटा जी, देखिए बेटा जी, तो हमारा जो केमिस्ट्री में पहला जो चैप्टर होता है उसका नाम होता है बेटा जी ठोस अवस्था। क्या होता है? ठोस अवस्था। तो जरा इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले मैं जरा आपको कुछ बेसिक्स बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब पढ़ के आ चुके हैं 11th में केमिस्ट्री, तो आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो ब्रह्मांड है, ठीक है, हमारा जो ब्रह्मांड है वो केवल दो ही कारकों से मिलकर के बना है जिन्हें हम पदार्थ और ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक, मैंने क्या बोला? हमारा जो ब्रह्मांड है वो केवल दो ही कारकों से मिलकर के बना है जिन्हें हम पदार्थ और ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और यदि आपने एक वैज्ञानिक जिनका नाम था आइंस्टीन, उनका नाम यदि सुना होगा, तो उन्होंने एक समीकरण दिया था जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। जो क्या था बेटा जी? वो था हमारा E is equal to mc²। क्या था? E is equal to mc²। ये समीकरण था क्या? ठीक है, एक्चुअल में ये जो समीकरण था वो बता दूं, यहां पर E फॉर होता है एनर्जी, M फॉर होता है मास पदार्थ ऊर्जा, C होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो उन्होंने एक संबंध हमें समीकरण बना के दिया था। इससे क्या था? इसका जो मेन यूज होता है वो कहां पर होता है? वो मेन यूज होता है कि यदि हम, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है केवल दो ही कारकों से मिलकर के बना है, पदार्थ और ऊर्जा। तो यदि हमें पदार्थ को ऊर्जा में कन्वर्ट करना है या फिर ऊर्जा को पदार्थ में कन्वर्ट करना है, उस कन्वर्जन के लिए हमें जो समीकरण मिला था वो क्या था? E बराबर mc²। अब होता क्या है, यदि आपको मास दिया हुआ है, उस मास को आपको कन्वर्ट करना है एनर्जी में, तो आप क्या करेंगे? उस मास को या उस पदार्थ को आप प्रकाश के वर्ग या प्रकाश के वेग के वर्ग से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो वो क्या बन जाएगा बेटा जी? एनर्जी बन जाएगा। मतलब कि यदि उसकी आप स्पीड बढ़ा देंगे, किसी भी द्रव्यमान की, किसी भी पदार्थ की यदि आप स्पीड बढ़ा देंगे तो वह कन्वर्ट हो जाता है ऊर्जा में। ठीक है, और यदि आपको ऊर्जा को कन्वर्ट करना है द्रव्यमान में, तो क्या करेंगे आप? प्रकाश के वेग के वर्ग का भाग देंगे क्या है बेटा जी? ऊर्जा में। तो वो जो चीज आएगी निकल के वो क्या बन जाएगा? हमारा पदार्थ बन जाएगा। तो आइंस्टीन ने एक बहुत ही अच्छा समीकरण दिया था जो हमें बताता है कि हम पदार्थ और ऊर्जा को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक, ये तो था हमारा नॉर्मल नॉलेज हमारी, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। तो अब हम सोचते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो केवल दो ही कारकों से मिलकर के बना है। एक होता है आपका क्या बेटा जी? पदार्थ, और दूसरा होता है आपका ऊर्जा। ठीक है, एक होता है पदार्थ और एक होता है ऊर्जा। तो आप सबको पता होगा पदार्थ क्या होता है? वह सब कुछ जो स्थान घेरता है तथा जिसका खुद का एक द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। वह सब कुछ जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। और ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई। हम ऊर्जा को पदार्थ में बदल सकते हैं, पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हैं। ऊर्जा के बहुत सारे रूप आपने पढ़े होंगे, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्रकाशिक ऊर्जा, है ना, बहुत सारे ऐसे आपने एग्जाम्पल पढ़े होंगे। लेकिन वो सब क्या है? वो ऊर्जा के रूप है। ठीक है, अब दूसरी बात, और बेटा जी यदि आप ऊष्मागतिकी 11th में पढ़ के आए तो वहां पर नियम आता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, बशर्ते उसे हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, जो सौर ऊर्जा आती है उस सौर ऊर्जा, सूर्य से आने वाली प्रकाश की ऊर्जा ना, प्रकाशिक ऊर्जा, वो आपका पड़ती है सोलर प्लेट्स पर। सोलर प्लेट्स के अंदर जो लेंसेज होते हैं वो उसे कन्वर्ट करते हैं काय में? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी से जाता है वो कहां पर? इन्वर्टर, फिर इन्वर्टर से बैटरी, बैटरी से फिर आपका
घर के पंखे, एलईडी बल्ब वगैरह सब चल जाते हैं। देखो एनर्जी का कन्वर्जन हुआ, एनर्जी जो आई थी वो क्या थी, प्रकाशिक ऊर्जा, और जो हमें मिल रही है, जो हमें गेट हुई है वो कौन सी है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। तो ये होता है ऊर्जा। ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं, ठीक। अब आते हैं पदार्थ। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आते हैं कि पदार्थ की जो मुख्य अवस्थाएं होती हैं वो 3 अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो अब इनके बारे में हम बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हुए अब देखते हैं कि इनकी अच्छे से डिटेलिंग करेंगे कि इनके बारे में है क्या, ठीक है। चलिए, तो चलिए बेटा जी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि आपका जो ब्रह्मांड है वो 2 ही कारकों से मिलकर के बना है, पदार्थ और ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया, पदार्थ के बारे में बताया कि वह 3 प्रकार का होता है, या उसके जो प्रकार होते हैं मुख्यतः वो कौन से होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो जरा हम देखते हैं इनके, मैंने एक टेबल बनाई है यहाँ पर, और इस टेबल के थ्रू आप देख सकते हैं कि इनमें क्या क्या अंतर है या क्या क्या इनके अलग अलग गुण होते हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे, पहले वॉच करें अच्छे से, तो देखें जरा, ठोस जो होता है, यहाँ पर मैंने हेडिंग्स दी हैं, इनकी जो गुण है वो मैंने हेडिंग्स यहाँ पर आपको दी हैं। तो देखें जरा, ठोस जो होते हैं उनकी आकृति क्या होती है, ठीक है। बचपन से आपने पढ़ा होगा कि ठोसों की आकृति तथा आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो वही पॉइंट है बेटा जी, आकृति क्या है, पहला कि इनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, ठीक है। आप किसी भी ठोस को देख लो, एग्जांपल के लिए मैं आपको ईंट देता हूँ, एक ईंट सिंपल सी, आपने देखा होगा उसकी आकृति कैसी होती है, घनाभ के आकार की। तो क्या वह आकृति निश्चित है ना, ऐसा तो नहीं है कि 1 घंटे पहले ईंट घनाभ के आकार की थी और 2 घंटे बाद वो ईंट जो है ट्रायंगल के आकार की या फिर प्रिज्म के आकार की होगी, ऐसा तो नहीं होता है, उसकी निश्चित ज्यामिति होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो आकृतियां होती हैं ठोसों की वो क्या होती है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। दूसरे अब आते हैं बेटा जी द्रव के। द्रव का क्या होता है कि जैसे आपने एक लोटे में पानी दिया, तो अभी उस द्रव का जो आकार है वो क्या है, या जो ज्यामिति है वो क्या है, उस लोटे के समान है, ठीक है, उस लोटे के समान है। यदि आप उस पानी को एक ग्लास में करेंगे तो उसकी जो आकृति होगी वो एक ग्लास की जैसी हो जाएगी। यदि आप उसे बाल्टी में करेंगे तो उसकी आकृति क्या होगी, बाल्टी के समान हो जाएगी। मतलब सिंपल सी बात ये है कि द्रव की जो आकृति होती है वो क्या होती है, पात्र के समान होती है। मतलब जैसे जिस पात्र में आप उसे रखेंगे वो वैसी आकृति ग्रहण कर लेता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आता है गैस। गैस की आकृति कैसी होती है, तो जिस पात्र में भरी जाती है गैस उसके समान उसकी क्या हो जाती है, आकृति हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए कि यदि आपने बॉडी स्प्रे देखे होंगे, उसमें गैस होती है, जो मेटल को कौन सी फॉर्म होती है, गैसेस फॉर्म होती है। तो उसमें देखा होगा कि उसमें यदि आप हिलाओगे ऐसे तो आपको लगता है लिक्विड है, ठीक है। ये मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों फील होता है कि वो लिक्विड है, बाहर आके वो गैस होता है, ये मैं बाद में समझाऊंगा, वो बात का टॉपिक है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतना समझें कि जब आप उसे निकालते हैं तो वो चारों तरफ फैल जाती है। यदि आपने कमरे के एक कोने में जो है उसे फुसफुस किया और दूसरे कोने में उसकी जो आपको खुशबू महसूस हो जाती है, लेकिन जब वो उस डब्बे में रखी थी, उस पैकेट में रखी थी, तब तो ऐसा नहीं था। तो जब वो अंदर डब्बे में थी तो उसकी आकृति क्या थी, उस डब्बे के या उस बॉक्स के आकार का था। लेकिन जब वो इस प्लेस उससे बाहर आ गया तो उसने पूरे में फैल गया वो, है ना। तो जैसा आप जहां पर उसे भरेंगे, जिस पात्र में आप उसे रखेंगे, वो वैसे ही पात्र की आकृति ग्रहण कर लेती है गैस। दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है अंतरा अणु पर, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट। मैं बोलूंगा कि ठोस द्रव गैसों की यदि वो उनका जो अंतर या वो उनकी जो अवस्थाएं होती है वो अलग अलग होती हैं, तो वो इस पॉइंट की वजह से, ठीक है। अंतरा अणु बल क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी को नहीं पता हो शायद या भूल चुके हो, तो बता दूं कि उनके जो अवयवी कण होते हैं या जो अणु होते हैं, ठीक है। पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ बहुत सारे परमाणुओं या अणुओं से मिलकर के बनता है, तो उनके जो अणु होते हैं उन अणुओं के बीच में लगने वाला बल। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये दोनों हाथ मेरे अलग अलग अणु हैं, ये एक H2O, ये एक H2O, दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा, आकर्षण बल होगा, उसे हम कहते हैं अंतरा अणुक बल, ठीक है। एक और होता है अंतराणविक बल, वो अलग होता है, लेकिन अंतरा अणुक बल जो है वो ये होता है दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है। तो चलिए अब जरा देखते हैं इधर। देखो ठोस जो होते हैं, ठोस, ठीक है, उनके परमाणु, अणु या आयन, अब ये 3 नाम बोले मैंने। अब मैं इस पूरे चैप्टर में इन तीनों नाम की जगह एक नाम का इस्तेमाल करूंगा जिसे मैं बोलता हूं अवयवी कण। क्या बोला मैंने, अवयवी कण, ठीक है। इन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब ये क्या क्या हो सकते हैं तो मैं क्लियर आपको बता दूं कि बेटा जी अवयवी कण आपका परमाणु हो सकता है,
अणु हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। अब इतना तो आप केमिस्ट्री पढ़ के आए होंगे कि मुझे ये डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है कि परमाणु, अणु और आयन क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। तभी तो देखो बिल्कुल पास पास चिपक के रखे हैं ऐसे, बहुत ही ज्यादा पास पास। तो उनके बीच में क्या होता है, अंतराअणु बल होता है, जिसके कारण उनकी ज्यामितीय क्या होती है बेटा, जो आकृति होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं द्रव। द्रव के अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है, लेकिन यदि मैं कंपैरिजन करूं ठोस से, तो ठोस के कंपैरिजन में क्या होता है बेटा, मध्यम या उससे कम होता है। तो इसलिए उसके अणु क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं। ठीक है, आप मैं एक पहले तरह इसे समझा दूं, फिर आपको एक एग्जांपल दे देके समझाऊंगा मैं। गैस के अणुओं के मध्य बहुत ही कम अंतराणु बल होता है, बहुत ही कम, या मैं यहां लिख सकता हूं ना या नहीं होता। मैं ये भी कह सकता हूं कि नहीं होता, या तो होता है या फिर नहीं होता। अब मैं इस चीज को जरा अच्छे से डिफाइन करता हूं। मैंने आपको एक ईंट दी, ठीक है, और उस ईंट को मैंने आपको बाल्टी में रखा और बोला कि भाई साहब आप इस बाल्टी को ऐसे पलटें कि इसमें से आधी ईंट को नीचे गिरा दें, आधी ईंट रहनी चाहिए बाल्टी में। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज जो ईंट में जो अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन जो लगे हुए हैं उनके बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि यदि मैं उन्हें ऐसे गिराऊंगा तो या तो वो सारे के सारे एक साथ आएंगे, नीचे गिर जाएगी पूरी ईंट, या फिर पूरी ईंट बाल्टी में ही रहेगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आधी ईंट नीचे गिर जाए और आधी ईंट बाल्टी में रहे। उनके बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मेरे पास उस समय पे नहीं होगी। इसीलिए ठोसों के अणुओं के मध्य या अंतराणु बलों, इनके बीच जो मध्य होता है वो क्या होता है, अंतराणु बल बहुत ही ज्यादा होता है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ लिक्विड का। आपने एक लोटे में पानी लिया, ठीक है, जितना पानी आपको चाहिए था उतने से बहुत ज्यादा पानी है, तो आप क्या करेंगे, जाएंगे उसे ऐसे करके कहीं पर फैला देंगे। जितना आपको फैलाना है उतना आप फैला देंगे, गिरा देंगे और बाकी अपना रख लेंगे। तो आपने देखा कि पूरा जो द्रव है वो एक पदार्थ है, लेकिन आपने जब उसे डाला तो अब नीचे गिर रहा है, लेकिन तुरंत आपने हटा लिया तो क्या वो बीच में से उनकी बॉन्डिंग टूट गई? नीचे वाला पानी नीचे और ऊपर वाला पानी आपका लोटे में आ गया। तो ये बॉन्डिंग ये कमजोर है ना। हम किसी भी चीज को कब तोड़ सकते हैं? जब वो कमजोर हो। यदि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी तो हम उसे नहीं तोड़ सकते। ऐसे ही बेटा जी, द्रव के अणुओं के मध्य जो अंतराणुक बल होता है वो ठोस के कंपैरिजन में कम होता है, उससे कम होता है। इसलिए हम लोटे में ऐसे पानी फेंकते हैं वो हट जाता है, आधा पानी नीचे आधा हमारे लिक्विड में, वो टूट गया बीच में से पानी। ठीक है, तो ये होता है इनके बीच में अंतराणुक बल क्या होता है, मध्यम। तीसरा हम देखते हैं गैस। गैस क्या होता है? गैस होता है, गैस के अणुओं के मध्य जो अंतराणुक बल होता है बहुत 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 ही ज्यादा कम होता है या फिर होता नहीं है। एग्जांपल देता हूं, जब बॉडी स्प्रे में किसी भी गैस को भरा जाता है तो वो प्रेशराइज करके भरा जाता है, उसे दाब दे करके भरा जाता है, दाब, तब वो उसके अंदर रुकी हुई है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, ठीक है, क्या होता है, वो चारों तरफ फैल जाती है। उसके अणु जो होते हैं वो चारों तरफ क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। यदि उसके अणुओं के मध्य, ठीक है, या अवयवी कणों के मध्य फोर्स होता, अंतराणुक बल होता, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपने से दूर जाने ही नहीं देता, वो उसे पकड़ के रखता, खींच के रखता। ठीक है, जैसे सपोज ऐसे खींच के रखता। लेकिन इन दोनों के मध्य ये जो बॉन्डिंग है वो है ही नहीं, तो एक फ्री घूम सकता है, दूसरा भी फ्री घूम सकता है। यदि है भी तो बहुत ही ज्यादा कम, कि वो बस अपने स्टेबिलिटी को बनाए हुए हैं ऐसे। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि आप परफ्यूम मार के कहीं पर आए हैं, या मान लो कि आपके पास से कोई एक निकला और उसकी खुशबू आपको, या उसकी बॉडी में जो परफ्यूम लग रहा है वो आपको अच्छा लगा या आपको सूंघने में आया। ठीक है, जबकि वो चला आपसे बहुत दूर गया या बहुत दूर से उगड़े जा रहा था। क्यों? क्योंकि गैस के जो अणु होते हैं वो उसके पास भी है और आपके पास भी आ रहे हैं, क्योंकि फोर्स ही नहीं है उनके अणुओं के मध्य, तो इसलिए फ्रीडम घूमते हैं, फ्री होके घूमते हैं। ठीक है, तो इनके जो अणु होते हैं, जो आपके अवयवी कण होते हैं, उनके मध्य क्या होता है, बहुत ही कम अंतराणुक बल होता है। चलिए अगले पॉइंट, आई थिंक आपके ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके आप देख सकते हैं। ठीक है, घनत्व बेटा जी, घनत्व क्या होता है, जो ठोस होते हैं उनका घनत्व बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही अधिक घनत्व होता है, बहुत ही अधिक घनत्व। क्योंकि सपोज दैट कि आपने एक रूम है,
ठीक है, एक रूम है, उस रूम में आपने ईंटें भर दी, ठीक है, उस रूम में आपने ईंटें भर दी और उसी रूम में आपने पानी भरा और उसी रूम में आपने गैस भरी। तो आप यदि उसे देखोगे, उस रूम को यदि आप तोलोगे, आप जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उन्हें देख लो, रूम के आकार का होता है, उसमें आपने सामान भरा, ठोस ईंटें भर दी, एक में पानी भर दिया, एक में गैस भर दी। तो यदि आप उनका वजन तोलोगे तो सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान आएगा वो कहाँ में आएगा, ठोस में आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि इसके अणु कम जगह में ज्यादा रह सकते हैं, कम जगह में ज्यादा रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि इसके अणुओं के मध्य क्या होता है, अंतराणु बल बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए ये जो होते हैं इनका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में यदि मैं लिक्विड का देखूं तो लिक्विड का घनत्व तो ठोस से कम होता है और गैस का तो बहुत ही ज्यादा कम घनत्व होता है। ठीक है, चलिए संपीडितता, संपीडितता क्या होती है ये हम जरा अभी देखते हैं आगे कि संपीडितता क्या होता है, किसी भी चीज का दबाना, ठीक है, उसे दबाना। ठीक है, संपीडित करना, जैसे आपने एक फॉर्म की बॉल ली, एक फॉर्म की बॉल ली, उस बॉल को आपने दबाया तो वो दब जाएगी, आसानी से दब जाएगी, या फिर एक स्टेज तक जाके दबेगी, उसके बाद तो नहीं दबेगी। क्या आप ईंट को दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते ना, नहीं दबा सकते। क्या आप गैस को दबा सकते हैं? वायु को दबा नहीं दबेगी, साइड से ऊपर निकल जाएगी। तो यही होती है संपीडितता। ठीक है, दबाना किसी भी चीज को, दबाना, इसे दबा देना। तो ठोस क्या होते हैं, असंपीडित होते हैं, मतलब उन्हें हम दबा नहीं सकते। अगर इस बात पे आपको भरोसा नहीं है तो ईंट लीजिएगा और दबा की कोशिश करके देख लीजिएगा। आगे आते हैं कम संपीड्य। द्रव होता है वो संपीड्य होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा कम संपीड्य होता है। पानी को लो वैसे हाथ में दबाओगे तो थोड़ा सा वो दब जाता है। ठीक है, ये गैस क्या होते हैं, संपूर्ण संपीड्य होते हैं। ठीक है, जैसे वैल्यूल लिया, अच्छा तो आपने गुब्बारा लिया, गुब्बारे में पानी को भरा, क्या गुब्बारा दब जाता है? दब जाता है ना, लेकिन कम दबता है, बहुत ही ज्यादा कम दबता है, और ज्यादा दबाओगे तो वो फूट जाएगा। लेकिन यदि आपने गुब्बारे में गैस भरी तो आप उस गैस गुब्बारे को काफी हद तक दबा सकते हैं। लिक्विड और गैस का कंपैरिजन करें तो लिक्विड का कम दब सकता है, कम संपीड्य है, लेकिन गैस का कंप्लीटली संपीड्य हो जाता है। ठीक है, यदि आप उसमें टॉफियां भर देंगे बहुत सारी तो वो नहीं दबेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं तरलता। तरलता का मतलब होता है बहाव, बहाव। ठीक है, बहाव, बहना किसी भी चीज का, फ्लो होना। तो क्या ठोस बह सकते हैं? मैंने आपको भी बताया था, बाल्टी में से ईंट गिराओगे तो क्या आधी ईंट नीचे बह जाएगी? नहीं ना, वो या तो पूरी जाएगी या बिल्कुल नहीं जाएगी। तो यही कि ठोस जो है वो बहती नहीं है या उनमें तरलता का गुण नहीं पाया जाता है। मैं ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म्स में लिखनी है, सिर्फ आपको बहुत अच्छे से समझनी है, याद रखनी है। ठीक है, दूसरा द्रव। कभी आपने ऐसा देखा है कि जो आपका या पहाड़ में से पानी आ रहा है, ठीक है, ऊपर पहाड़ से पानी नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? आप बोलोगे सर ग्रेविटी के कारण। बिल्कुल सही बात है बेटा, लेकिन जो ढालू तल जो होता है, ठीक है, तल, ऐसे आपने ढाल बना दी, उसमें पानी यहाँ से गिरा देगा, इधर जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि इधर जाएगा, उधर तो जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा? इधर। तो मैंने वही लिखा है कि जो द्रव का जो बहाव होता है वो क्या होता है, ढालू तल की ओर बहेगी। ढालू तल, ढाल जो होता है, ठीक है, ढालू तल की ओर बहेगी। गैस बहुत अच्छे से बहती है, आप फूंक मार के देख लीजिएगा, है ना, और आपकी मुंह की जो गैस होगी वो बहुत दूर तक जाकर के बहती है। ठीक, चलिए आगे। विशरण। विशरण जो होता है वो होता है फैलना। ठीक है, फैलाव, किसी भी चीज का फैलाव। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत सारी ईंटें ली और वो ऐसे डाली कि उसके अविकर्ण चारों तरफ फैल गए? नहीं हो सकता ऐसा, वो विशरण होता ही नहीं है, डिफ्यूजन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इनका डिफ्यूजन नहीं होता। यदि आप इसमें हथौड़ा भी मारोगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे में फैल जाएगा। ठीक है, तो पहली बात कि ठोस जो है वो बहुत ही कम फैलती हैं। अगर हथौड़ा मारोगे तो ज्यादा दूर तक नहीं फैलेंगे, टूट के वहीं आसपास आपका गिर जाएंगे। ठीक है, दूसरा द्रव होता है, द्रव देखें तो द्रव का आपने देखा होगा, बाल्टी में पानी लो ऐसे फैला दो जमीन पे तो वो काफी ठोस के कंपैरिजन में काफी दूर तक फैल सकता है, मतलब उसका डिफ्यूजन या फिर विशरण काफी हद तक हो सकता है। और तीसरा होता है आपका क्या बेटा जी, गैस। ठीक है, गैस तो आपको पता है कि यदि आप एक गुब्बारे को फोड़ेंगे, ठीक है, या कोई भी गैस सिलेंडर फटता है तो उसकी या फिर उसमें से गैस लीकेज होती है तो उसकी महक बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, तो उसका फैलाव क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये थे आपका ठोस, द्रव और गैस में अंतर
तो जल्दी से आप अपने बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए बेटा जी, जैसा कि आपने आज हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आपने आज उसमें क्या क्या पढ़ा कि पदार्थ के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी आई हैं तो एक बार आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात कि बेल आइकन भी आप अपना हमारा जो है दबा लें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए पहले से ही, ठीक है। और अगली वीडियोस हमारी आएगी वो इस चैप्टर की बहुत ही जल्दी आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।